नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मीशो की, एक ऐसी भारतीय कंपनी जिसने आप देखिए कुछ ही सालों में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जो बड़े नाम हैं, हाँ, जो ई कॉमर्स के दिग्गज माने जाते हैं। बिल्कुल उनके सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर दी है। और देखिए, हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये मीशो जमीन से शिखर तक की क्रांति नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। और इसमें कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती है, मतलब कि ये सब हुआ कैसे आखिर। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। कैसे एक ऐप जो खास तौर पर घर बैठी महिलाओं को या फिर छोटे शहरों के युवाओं को एक मौका देता है अपना बिजनेस शुरू करने का, बिना ज्यादा तामझाम के। हाँ, वो इतनी तेजी से इन बड़ी कंपनियों के सामने खड़ा हो गया। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं लगती मुझे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत में हो रहे एक सामाजिक और क्या कहते हैं, आर्थिक बदलाव की भी कहानी है एक तरह से। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। मीशो का जो ये अनोखा सा बिजनेस मॉडल है, उनकी शुरुआती मुश्किलें क्या थीं और कैसे उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े लेकिन अक्सर अनदेखे से बाजार को पहचाना। एकदम सही। इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत आईआईटी दिल्ली के दो दोस्त हैं, विदित आत्रे और संजीव बरनवाल। अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। और दस्तावेज बताता है कि शुरू का समय आसान बिल्कुल नहीं था। निवेशकों को इनके मॉडल पर मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या दिक्कतें थी? मतलब निवेशकों को क्या शक था? देखिए, मुख्य चिंता तो यही थी कि ये जो जीरो इन्वेस्टमेंट रीसेलिंग का मॉडल है, क्या ये टिक पाएगा? क्या ये सस्टेनेबल है? और फिर क्या छोटे शहरों की महिलाएं जो शायद पहली बार ऑनलाइन कुछ बेच रही हों, वो इस टेक्नोलॉजी को सच में अपना पाएंगी? फिर लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स, ये सब चुनौतियां तो थी ही। लेकिन उनका विश्वास मजबूत था, है ना? हाँ, संस्थापकों का विश्वास डिगा नहीं, वो टिके रहे। विदित का एक बड़ा मशहूर कोट है कि अगर महिलाएं व्हाट्सएप चला सकती हैं तो बिजनेस भी कर सकती हैं। ये सोच उनके बिजनेस मॉडल में कैसे बदली? यहीं मीशो का वो जीरो इन्वेस्टमेंट रीसेलिंग मॉडल आता है। ये एक तरह से क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने एंट्री बैरियर, मतलब बिजनेस शुरू करने की जो लागत या मुश्किल होती है, हाँ। उसे लगभग खत्म ही कर दिया। सचमुच कोई भी बिना 1 रुपया लगाए मीशो ऐप से प्रोडक्ट चुनकर उन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता था। अच्छा। और जैसे ही ऑर्डर मिलता, मीशो सप्लायर से सीधे ग्राहक तक सामान पहुंचा देता और रीसेलर का जो भी मुनाफा बनता वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में। कितना आसान। और तकनीक को भी बहुत सरल रखा है इन्होंने, है ना? मैंने सुना है ऐप बहुत आसान है। हाँ, गृहिणियां, छात्र, छोटे दुकानदार, यहाँ तक कि बेरोजगार युवा भी, और उनसे कोई कमीशन न लेना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। तो तकनीक यहाँ डराने वाली नहीं बनी, बल्कि एक मौका देने वाली बनी। ये पारंपरिक ई कॉमर्स से तो काफी अलग नजरिया है। बहुत अलग। वहाँ अक्सर तकनीक थोड़ी मुश्किल हो सकती है आम यूजर के लिए। फिर एक बड़ा मोड़ आया जब फेसबुक ने, मतलब अब मेटा ने, मीशो में निवेश किया। दस्तावेज कहता है कि इसके बाद तो ग्रोथ रॉकेट की तरह हुई। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो क्या ये सिर्फ पैसे की वजह से था या फेसबुक के नेटवर्क और उसके नाम का जो भरोसा है उसका भी हाथ था? मेरे ख्याल से दस्तावेज इशारा करता है कि ये दोनों का मेल था। देखिए, फेसबुक के निवेश से पैसा तो मिला ही, जो ग्रोथ के लिए जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक मजबूत भरोसा भी कायम हुआ, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। सोचिए, जहां फेसबुक और व्हाट्सएप तो पहले से ही घर घर में इस्तेमाल हो रहे थे। सही बात है। तो इसने टियर 2, टियर 3 शहरों में मीशो की पैठ बनाने में, मतलब लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद की। और आंकड़े में यही बताते हैं, 12 करोड़ से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स हो चुके हैं, लाखों एक्टिव विक्रेता जुड़े हुए हैं। और ये सब कमाल की बात यह है कि बिना अपने बड़े बड़े वेयर हाउस या डिलीवरी नेटवर्क के। हाँ, ये अमेजन या फ्लिपकार्ट से कितना अलग है, सोचिए। वही तो, उनका मॉडल तो बिल्कुल अलग है। हाँ, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का मॉडल इन्वेंट्री रखने पर, बड़े वेयरहाउस पर और एकदम तेज डिलीवरी पर आधारित है। और वो ज्यादातर बड़े ब्रांड्स और शहरी ग्राहकों को टारगेट करते हैं। मीशो ने इस तरीके को तोड़ा। उन्होंने एक एसेट लाइट मॉडल अपनाया, मतलब कम खुद की संपत्ति वाला मॉडल। छोटे अनब्रांडेड सप्लायर्स को सीधे लाखों रीसेलर से जोड़ा और उस भारत बाजार पर फोकस किया। बिल्कुल, वो भारत बाजार जिसे बड़ी कंपनियां शायद ठीक से समझ नहीं पा रही थीं, या कह लीजिए नजरअंदाज कर रही थीं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल की ही बात नहीं है, ये तो मतलब स्थानीय जरूरतों की गहरी समझ का नतीजा लगता है। निश्चित रूप से। ये समझना कि छोटे शहरों में लोग कैसे खरीदते हैं, विश्वास का क्या महत्व है
और सोशल कॉमर्स यानी सोशल मीडिया के जरिए खरीदारी, इसकी क्या ताकत है, यही मीशो की सफलता का एक बड़ा राज है। उन्होंने उस खाली जगह को भरा जहां बड़ी कंपनियों की नजर शायद गई ही नहीं थी। और इसका एक सामाजिक असर भी हुआ है, खासकर महिला सशक्तिकरण पर। वो पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये कहानी का एक बेहद बेहद अहम पहलू है। लाखों महिलाएं, और इनमें से कई ऐसी थीं जो शायद पहली बार आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही थीं। अच्छा। वो घर बैठे 5,000 से लेके 50,000 या कई बार उससे भी ज्यादा कमाने लगी। दस्तावेज में एक रीसेलर का जिक्र है। उन्होंने बताया कि मीशो से जो कमाई हुई उससे पहली बार उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरी बिना किसी से मदद लिए। अरे वाह। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। घर के फैसलों में भागीदारी बढ़ने की कहानी है। वाकई बहुत प्रभावशाली है। तो इस पूरी कहानी से, इस दस्तावेज के विश्लेषण से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या निकलती है? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, मेरे विचार में सबसे बड़ी सीख ये है कि भारत जैसे विशाल और इतने विविध देश में सफलता के लिए जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। उन जरूरतों को पहचानना जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया है, और फिर उनके लिए सरल आसान समाधान बनाना। मीशो ने यही दिखाया। अगर इरादा पक्का हो और आप सही समस्या को सुलझा रहे हो तो आप एक बड़े पैमाने पर बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं, और साथ ही एक गहरा सामाजिक प्रभाव भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। सही बात है। मीशो ने उन लोगों को एक मंच दिया, एक मौका दिया जिन्हें अक्सर अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शायद शामिल ही नहीं माना जाता था। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर, हमारे समाज में ऐसी और कौन सी जरूरतें हैं, कौन से समुदाय हैं जिन्हें अगर सही अवसर मिले, सही मंच मिले, हाँ, तो वो भी इसी तरह का कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए।